गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 फरवरी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? ए रक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या डी कृषि मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय। इस बार जो अंतरिम बजट हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो पेश किया गया, उसमें रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन किया गया है 5.94 लाख करोड़, है ना। तो इतना बजट दिया गया है। और बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम दिया गया है कृषि मंत्रालय को। कितना दिया गया है कृषि मंत्रालय को? 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, है ना। ये दिया गया है कृषि मंत्रालय को। रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा दिया गया है। रक्षा मंत्रालय को अगर सबसे अधिक दिया गया तो दूसरे नंबर पर कौन सा मंत्रालय? तो वो है सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसे 2.70 लाख करोड़ प्रदान किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? ए डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, बी डुमना, सी सूरत या डी खजुराहो हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सूरत हवाई अड्डा। तो जो सूरत का हवाई अड्डा उसे इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि यहाँ से विदेशों के लिए फ्लाइट प्रारंभ की जा रही है। अब बात करें सूरत की, तो सूरत का है, सूरत है गुजरात में। अच्छा, गुजरात में ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल पहले से ही है, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों में पड़ता है, और दूसरा है आपका राजकोट में। तो ये 2 इंटरनेशनल पहले से थे, अब एक तीसरा और आ रहा है, वो है सूरत। तो यहाँ पर 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डिब्रूगढ़ तो ये असम में है, डुमना मध्य प्रदेश में है और खजुराहो भी मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या डी लद्दाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए, फाइलेरिया को हाथी पांव भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो शरीर का प्रभावित अंग है वो बहुत अधिक सूजन आ जाने से आप चलने फिरने में भी असहाय हो जाते हैं। तो उसे खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। अब बात करें हम फाइलेरिया की, तो फाइलेरिया कैसे होता है? तो फाइलेरिया क्या है? एक परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है, और जिस परजीवी से ये होता है वो है बुचेरेरिया बेंकोफ्राइट। तो बुचेरेरिया बेंकोफ्राइट, ये आप याद रखिए। दूसरा, अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो ये आपको ये नहीं होगा, प्रभावित नहीं करेगा उस क्षेत्र को। और ये एक संक्रामक उष्णकटिबंधीय रोग है, और ये मच्छरों के जो संक्रमित व्यक्ति है उसके मच्छर उसको काटता है, फिर वही मच्छर दूसरे को काटता है। तो मच्छरों के काटने से भी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, और ये जो हमारा लसिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है। और जिस अंग को ये प्रभावित करता है तो वहां पर सूजन आ जाती है, और वो शरीर चाहे हाथ पैर है फूल जाते हैं और वो हाथी पांव जैसा प्रदर्शित होता है। तो इसीलिए इस बीमारी का नाम हाथी पांव भी कहा जाता है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अभी हाल ही में यहाँ सेना दिवस परेड आयोजित की गई थी। कहाँ? लखनऊ में। अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं जिसमें तमिलनाडु सेकंड नंबर पर है। महाराष्ट्र खेलो इंडिया गेम्स में फर्स्ट, मतलब प्रथम ये विजेता बना है, और ये सेकंड बार विजेता बना है। लद्दाख में खेलो इंडिया गेम्स का शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जा रहा है। निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है? तो ए नई दिल्ली, बी कोच्चि, सी गांधीनगर और डी श्रीनगर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। कब से कब तक? 1 से 4 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी,
प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध और होम्योपैथी, ये जो 6 हमारे यहाँ की पद्धतियां हैं चिकित्सा की, उन सब पर भी फोकस किया जाएगा। बात करें अदर ऑप्शन की, तो कोच्चि में भी ड्राई डॉक परियोजना का शुभारंभ किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और गांधीनगर में 69वें आईफा फिल्म फेयर अवार्ड्स आयोजित किए गए, जिसमें सर्वाधिक सर्विस फीचर फिल्म का अवार्ड, लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया। इसके डायरेक्टर कौन है, तो विधु विनोद चोपड़ा। और श्रीनगर, तो जो खेलो इंडिया गेम्स के शीतकालीन सत्र हैं, उसका आयोजन 2 जगह किया जाना है, एक तो लद्दाख में और दूसरा जम्मू कश्मीर में। तो श्रीनगर वहाँ की राजधानी है। कुछ जो आइस स्केटिंग वगैरह है वो लद्दाख में की जाएंगे, बाकी के कुछ गेम्स आपके जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किए जाएंगे। कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? ए द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह या डी जगदीप धनखड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्घाटन किया जाएगा। अब बात करें कि ये कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल्स क्या है, तो कॉमनवेल्थ, सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ क्या है, मतलब एक देशों का समूह है, मतलब स्वतंत्र देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे थे, और साथ ही इसमें कुछ ऐसे देश भी शामिल हैं जो कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहे, मतलब दोनों तरह के देश इसमें शामिल है। ज्यादातर वो देश हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हैं। अच्छा, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहे फिर भी वो इसके सदस्य हैं, तो वो कौन कौन से हैं, वो है मोजाम्बिक और रवांडा। ठीक है, ये अफ्रीकी कंट्रीज हैं। और दूसरा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है लंदन में, कॉमनवेल्थ का। अच्छा, अभी कॉमनवेल्थ से कुछ देश पूर्व में हटाए भी गए थे, तो वो थे आयरलैंड और जिम्बाब्वे, वो इससे हट गए थे, वो इसका सदस्य नहीं रहना चाहते। और ये 54 सदस्यीय एक समूह है। इसके महासचिव हैं रायसान कामसीर। ठीक है, रायसान कामसीर हैं, इसका मुख्यालय लंदन में है। और ये उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे, और साथ उनका भी जो कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहे। बात करें अदर ऑप्शन की, तो द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। अभी इनके द्वारा उद्यान उत्सव, जो राष्ट्रपति भवन में उद्यान है, उसका शुभारंभ किया गया है, और आम जनता भी वहां पर जो फूल है, उद्यान है, वहां पर देखने के लिए जा सकते हैं। अमित शाह जी के द्वारा अभी हाल ही में जो सहकारिता मंत्रालय इनके पास है, तो इनके द्वारा जो सहकारी समिति है उनके कंप्यूटरीकरण योजना का प्रारंभ किया गया है। क्लैगनार स्पोर्ट्स किट योजना निम्न में से किस राज्य ने शुरू की है? ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा हाल ही में क्लैगनार स्पोर्ट्स किट योजना शुरू की। अब तमिलनाडु में अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए गए थे, तो उसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने एक ये घोषणा की है क्लैगनार स्पोर्ट्स किट की। अब ये योजना क्या है, तो इसके तहत जो युवाओं हैं वहां के, उनके बीच खेल की भावना का विकास करने के लिए और उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए वहां जो 12,000 पंचायतें हैं, उन सभी में खेल उपकरण वितरित किए जाएंगे। तो जो तमिलनाडु की 12,000 पंचायतें हैं, उनमें युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करने के लिए खेल उपकरण वितरित करने की योजना बनाई गई है। और ये बहुत ही अच्छा कदम है, जिससे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, उनको भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। कई बार वो संसाधनों के अभाव में अपनी प्रतिभा भी प्रदर्शित नहीं कर पाते। तो अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, उसमें तमिलनाडु सेकंड नंबर पर रहा। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ फर्स्ट नंबर पर रहा। महाराष्ट्र के ही शोलापुर में अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 8 अमृत परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया था। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के सत्तासाई जिले में नारकोटिक्स अकेडमी का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और कर्नाटक, तो कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना जो महिलाओं से संबंधित है, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, ये सभी शुरू की गई थी। अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान दिया गया है? ए 6.7, बी 5.9, सी 5.1 या डी 6.1।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5.9। इस वित्त वर्ष में जो अंतरिम बजट पेश किया गया है उसमें राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान दिया गया है। अब ये राजकोषीय घाटा क्या है, तो ये कुल आय में से जो कुल व्यय हम माइनस करते हैं उसके बीच का अंतर है। जो भी आएगा वो क्या है, जब कुल आय में से हम कुल व्यय का वो माइनस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, तो उसके जो बीच का अंतर है वही राजकोषीय घाटा कहलाता है। मतलब आपके पास कितनी आय हुई, उसमें से आपने कितना व्यय किया और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो इस बार कितने परसेंट रखा गया है, 5.9%। अदर ऑप्शन की बात करें तो 5.1% नेक्स्ट जो वित्त वर्ष आएगा 24-25 उसके लिए रखा गया है। और भारत की जो वृद्धि दर है वो आईएमएफ के द्वारा कितने प्रतिशत का अनुमान दिया गया है, वो आईएमएफ के द्वारा 6.7%। कितने परसेंट का, आईएमएफ के द्वारा 6.7% का अनुमान दिया गया है और 6.1% का अनुमान दिया गया ओईसीडी के द्वारा, है ना। हाल ही में बिहार के बाद कौन सा राज्य जातीय जनगणना करने वाला दूसरा राज्य बना है, तो ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। सबसे पहले जातीय जनगणना किसने कराई, बिहार ने कराई। अब कौन सा राज्य करा रहा है, तो ये अब आंध्र प्रदेश करा रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपकी जनगणना से। तो सबसे पहले जाति जनगणना कब भारत में की गई, तो वो की गई 1931 में। मतलब जाति जनगणना प्रथम बार कब की गई, तो 1931 में की गई। और ये अंतिम जनगणना भी थी जाति जनगणना की। क्यों, क्योंकि 1941 में जब जाति जनगणना की गई तो उसके आंकड़े ही जारी नहीं किए गए। तो जब आंकड़े जारी नहीं किए गए तो लास्ट जो आंकड़े जारी किए गए थे वो 1931 के ही है। मतलब जो आखिर अंतिम जाति जनगणना हुई इंडिया की वो कब हुई, 1931 में हुई। उसके बाद जाति जनगणना हुई तो, पर उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब बात करते हैं जनगणना। तो भारत में जनगणना कब से शुरू हुई, वो शुरू हुई 1872 में। अच्छा, उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना का जो काम है वो शुरू करवाया गया था। और पहली पूर्ण जन मतलब ये तो इस जनगणना शुरू हुई 1872, पूर्ण जनगणना तो ये हुई 1881 में, जाति जनगणना 1931 में। अच्छा, अंतिम जाति जनगणना लेकिन जिसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए तो वो 1941 में। तो जनगणना से संबंधित कुछ ये स्टैटिक फैक्ट्स हैं, इसको भी आप याद रखिए, तो हो सकता है कई बार ये पूछे जाए। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि कब शुरू हुई, कब अंतिम है, किसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, कौन सी पूर्ण जनगणना थी, अभी जो अंतिम जनगणना हुई वो कौन सी थी, तो वो 2011 में कराई गई थी। निम्न में से किस यूरोपीय देश में किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, तो ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी डेनमार्क या डी पोलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। अभी फ्रांस में किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि वहां पर विभिन्न प्रकार के टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, जिसको लेकर किसानों का कहना यह है कि वो उन पर इतने सारे टैक्स बढ़ा दिए जाने से उनकी जो लागत है वो काफी बढ़ जाएगी और उन्हें फसल उत्पादन के जो पर्यावरण संबंधी कानून लागू किए जा रहे हैं उससे भी उनके इस रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये फ्रांस के द्वारा अभी के जो किसान हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। अब बात करते हैं फ्रांस की लोकेशन की। तो ये है फ्रांस की लोकेशन यूरोप में, ठीक है। डेनमार्क, तो डेनमार्क अभी हाल ही में क्यों चर्चा में था, क्योंकि भ्रष्टाचार सूचकांक जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया था उसमें ये प्रथम स्थान पर था। बात करें जर्मनी और पोलैंड की, तो ये है जर्मनी और ये है पोलैंड। अभी मैंने आपको बताया था कि नाटो के द्वारा जो युद्ध अभ्यास किया जा रहा है वो इन 5 लोगों के द्वारा मिलकर इसको आयोजित किया जा रहा है। स्टीड फर्स्ट डिफेंडर, जर्मनी, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज हैं तीनों। एस्टोनिया,
लाटविया और लिथुआनिया। तो इनकी लोकेशन आप याद रखें, कई बार प्रश्न लोकेशन संबंधित भी पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।